हमारे एनसीईआरटी बुक का जो अगला टॉपिक है 10.6 ऊष्माधारिता एवं विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो सबसे पहले ऊष्माधारिता समझते हैं, विशिष्ट ऊष्माधारिता समझते हैं, फिर इन दोनों में अंतर समझते हैं। परीक्षा में अंतर भी आता है, अलग अलग भी आता है। तो सबसे अच्छा ये होता है कि अंतर याद कर लो तो सब कुछ बन जाता है। पर यहाँ पर अभी हम फिलहाल इनको अकेले अकेले पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं ऊष्माधारिता की, है ना, हीट कैपेसिटी। ये सूत्र लिखा है और मैं कई बार बोलता हूँ फिजिक्स में सूत्र ही बोलता है, उसी की भाषा हमको बनाना होता है। ठीक, तो यहाँ से चालू करेंगे। किसी वस्तु के ताप में एकांक वृद्धि करने पर, है ना, ये टी का मतलब क्या है, ताप, है ना, और बटे का मतलब होता है एकांक। किसी वस्तु के ताप में एकांक परिवर्तन करने पर या तो घटाओ या फिर क्या करो, बढ़ाओ। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। अब ऊष्मा दो तरह से हो सकती है, या तो ऊष्मा को वो अवशोषित करता हो, लेता हो, या ऊष्मा को क्या करता हो, देता हो। जैसे मान के चलो, अब जब पानी आप गर्म करते हो तो पानी धीरे धीरे गर्म होता है, उबलता है, नीचे आग देते हो तो ऊष्मा को क्या करता है, लेता है। लेकिन जब पानी से आप बर्फ बनाते हो तो ऊष्मा उसकी क्या करता है, भगाता है ना। माने ऊष्मा का उत्सर्जन भी करता है और ऊष्मा का अवशोषण भी करता है। अवशोषण का मतलब लेना और उत्सर्जन का मतलब निकालना। तो मानो पानी से यदि हम बर्फ बनाएं तो ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन, उसके भीतर की ऊष्मा बाहर निकलेगी। ठीक है, और यदि मैं पानी को उबालना चालू करूं, भाप बनाऊं, तो क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण, उसको हमको गर्मी देना पड़ेगा। जैसे फ्रिज में हम पानी रखाते हैं तो वो फ्रिज में पानी रखते हैं तो फ्रिज क्या करता है, फ्रिज जो है उसकी गर्मी को, ऊष्मा को निकालता है, बाहर निकालता है। तो हम बोलेंगे कि उसका ऊष्मा का क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देख लेंगे क्या है, किसी वस्तु के ताप में एकांक परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा का अवशोषण या ऊष्मा का उत्सर्जन का मान ऊष्माधारिता कहलाता है। तो यहाँ पर हम ये समझें कि ये ऊष्मा क्या है, ऊष्मा का क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण, या तो ऊष्मा इसका क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है, या ऊष्मा का क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, निकाल रहा है। ठीक, तो बोलो तो फिर से, किसी वस्तु के ताप में, फिर इस डंडे को बोलना है, एकांक परिवर्तन करने के लिए ऊष्मा के अवशोषण और ऊष्मा के उत्सर्जन के मान को ऊष्माधारिता कहते हैं। हाँ, एक बार दोबारा बोलो तो, किसी वस्तु के ताप में, फिर इसका डंडे का नाम लो एकांक, फिर ये डेल्टा का मतलब हो गया परिवर्तन करने के लिए, हाँ, ऊष्मा के अवशोषण और ऊष्मा के उत्सर्जन के मान को ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक, अब इसका मात्रक देखो तो यहीं से निकलेगा भाई। तो ये ऊष्मा है, डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, ऊष्मा। तो ऊष्मा माने कार्य होता है, ऊर्जा होता है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल। तो यहाँ पर ये हो गया जूल। ठीक है, इसके बाद ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। तो जूल प्रति केल्विन इसका एसआई मात्रक है। यदि एसआई को छोड़ दो तो प्रति डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हो। अब यहाँ इसका विमी सूत्र है, तो विमी सूत्र निकालने का तरीका क्या है, ऊष्मा का मान कितना है, ml2T-2, ये कार्य के विमी सूत्र के बराबर होता है। बटे में क्या हो जाएगा, ताप है तो क्या हो गया, केल्विन। ये जो ऊपर लिखा हूं ये क्यू का विमी सूत्र हो गया, है ना, कार्य का विमी सूत्र। और डेल्टा टी है किसका विमी सूत्र हो गया, ताप का। अब यदि इन सबको मिलाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ ml2T-2 और k भी गया तो k-1। और ये कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। समझ में आ गया। तो इस तरह से इसको निकाल करके ये वाला काम जो है रफ में कर लेना, ये वाला निकाल के रखना है आपको। ठीक, अब यहाँ पर हम दूसरा भाग समझेंगे और ये हमारे पास विशिष्ट ऊष्माधारिता। एक ठो शब्द जोड़ दिया है, अर्थ है बदल गया उसका। ठीक है,
तो यहां पर बटे में दो चीजें हो गई। ठीक, तो यहीं से चालू करेंगे। एकांक द्रव्यमान की वस्तु में एकांक ताप परिवर्तन करने के लिए ऊष्मा का अवशोषण और ऊष्मा के उत्सर्जन के मान को विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। पिछली बार आप लिख रहे थे तो इस तरह लिख रहे थे कि यहाँ पर हम द्रव्यमान को नहीं लिखे, सीधे लिखे किसी वस्तु के ताप में एकांक परिवर्तन करने के लिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान में, क्या किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान में, फिर यहाँ एकांक ताप में, बटे में तो फिर से बोलेंगे एकांक ताप में परिवर्तन करने के लिए ऊष्मा के अवशोषण और ऊष्मा के उत्सर्जन के मान को विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। चलो तो थोड़ा बोल के देखो, इसका नाम लो किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान, बटे में तो क्या बोलोगे? एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक परिवर्तन करने के लिए। ठीक, फिर वही आवश्यक ऊष्मा के मान को, यदि आप अवशोषण उत्सर्जन नहीं लिखना चाहे तो सीधे लिख देना आवश्यक ऊष्मा के मान को हम विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। यहाँ भी यदि आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ ऊष्मा के क्या लिख सकते हो? मान। तो दोनों को मैं इकट्ठा मिला के बोलूँ तो अब आपको थोड़ा सा सरल लगेगा। फिर से देखो, किसी वस्तु के ताप में एकांक परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा के मान को ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, इसमें बोलेंगे किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा के मान को विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, यदि अब इसका मात्रक निकाले ना तो चलो, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है यार? जूल। तो ये मैं लिख दिया जूल। ठीक है, फिर ये बटे लगा है तो यहाँ क्या हो गया? बटे। एम माने हुआ द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो यहाँ हो गया किलोग्राम, और ताप का मान क्या होता है? केल्विन। ये इसका मात्रक बन गया। तो सूत्र से ही मात्रक, सूत्र से ही क्या बनेगी? परिभाषा। इसके बाद इसका विमी सूत्र निकालेंगे। तो इसका जो विमी सूत्र है ऊष्मा का, ये होता है कार्य ऊर्जा के बराबर, ऊष्मा ऊर्जा का रूप होती है। ठीक है, तो ये हुआ mL2T-2। फिर बटे में क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए क्या होता है? m, और फिर t के लिए क्या होता है? k। तो यहां से m कैंसिल हो गया, तो इसका विमी सूत्र क्या बनेगा यार? m लिख ही दूं यदि तो m का मान क्या लिखूंगा? 0। फिर ये क्या हो गया? L2, फिर T-2 और फिर K-1। इस तरह से विमी सूत्र हो गया, और ये भी क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको इन दोनों में अंतर भी लिखना है। इन दोनों में क्या लिखना है? अंतर। फिर बाद में हम ये अगला टॉपिक जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अंतर वाला भाग है ना बनाता हूं। एक अंतर क्या है? ऊष्मा धारिता, और दूसरा पार्ट क्या है? विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ठीक, और आप जब पढ़ोगे तो इनको ना पढ़ना, अंतर पढ़ना। अंतर पढ़ना तो दोनों अपने आप तैयार हो जाएंगे। लेकिन परीक्षा में जैसे ऊष्माधारिता पूछा तो ऊष्माधारिता का लिख देना, उसमें पूछेगा तो उसका, दोनों में पूछेगा तो दोनों में। तो पहले यहीं से पहला काम होगा इसका परिभाषा लिख देना दोनों की। दूसरा काम इसका, इसमें ये सूत्र लिख देना, इसमें ये सूत्र लिख देना। दोनों का क्या लिख दोगे? सूत्र। फिर दोनों का क्या लिख दोगे? मात्रक। फिर दोनों का क्या लिख दोगे? विमी सूत्र। अदिश अदिश तो दोनों में है। फिर एक ये लिख देना, एक स्टेप और लिखना है, ये मुझे बताओ कौन द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। सूत्र देखो और समझो कि कौन द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। विशिष्ट ऊष्माधारिता द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ये गलत हो गया। अब विमी सूत्र देखो तब पता चलेगा विमी सूत्र में किसमें m है किसमें नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसे देखोगे इस सूत्र के हिसाब से, हाँ यार इसमें द्रव्यमान है तो ये द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। हमारा दिमाग तो यहीं चला जाता है और यहीं उल्टा पुल्टा हो जाता है। हमको यहाँ देखना है, इसमें m का मान कितना आ गया? 0, माने ये द्रव्यमान पर निर्भर, हाँ द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और ये द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। इसका विमी सूत्र देखना, इसका नहीं देखना। इसमें तो यहाँ है नहीं, इसके हिसाब से देखोगे तो बंटा ढार हो जाएगा।
ठीक, तो क्या क्या अंतर लिखोगे, अब सुनो क्या अंतर लिखोगे इसमें। हाँ, परिभाषा लिख दोगे, क्या लिखोगे परिभाषा। हाँ, किसी वस्तु के ताप में एकांक परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा के मान को ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखोगे एकांक द्रव्यमान की वस्तु के ताप में एकांक परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा के मान को विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। दूसरा अंतर लिखोगे, इसका सूत्र S बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इसका सूत्र C बराबर डेल्टा क्यू बटे m डेल्टा टी होता है। ठीक है, फिर लिख दोगे इसका मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है, इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। फिर लिख दोगे यहाँ पर इसका विमी सूत्र mL2T-2 K-1 होता है, इसका M0L2T-2 K-1 होता है। फिर लिख दोगे यह द्रव्यमान पर, यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये वाला टॉपिक फिर अलग।